सरकार से कहेंगे, हम हैं यहाँ, इरफान साहब है यहाँ, दोनों मिलकर इस बात को तेलंगाना की सरकार के साथ करने के लिए मुख्यमंत्री जी को बताएंगे, बोलेंगे। ये बताना चाहते हैं कि सुश्रुति साहब ये कहना चाहते हैं हम कि यहाँ 3 मेंबरान हैं पार्लियामेंट के जो एपीसी के सदस्य हैं, उनसे गुजारिश, अब यहाँ नहीं भी हैं, उनसे गुजारिश होगी कि इस बिल का पुरजोर विरोध करें, पुरजोर विरोध करें ताकि ये बिल पास नहीं हो, क्योंकि इससे बड़ी हानि होने वाली है, जैसा कि हमारे साहब ने बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी जगह जगह जाएंगे भी, सुबोध जी के नेतृत्व में कैंपेन कमेटी बनी है और जगह जगह हर डिवीजन में जा रहे हैं। हम लोग भी लोगों को, जैसे कि मैं कल से शुरू करूँगा पलामू डिवीजन, जिसमें जिले हैं लातेहार, पलामू और गढ़वा, ये 3 दिनों का दौरा मेरा होगा साथियों के साथ, अकेले नहीं, फिर साथी इसमें हैं, जाएंगे और वक्त के जो संशोधन सरकार ला रही है बीजेपी की सरकार, उसके बारे में लोगों को बताएंगे और उनको आगाह करेंगे। इस तरह की षड्यंत्र बीजेपी की जो कर रही है इसको असफल करें, सब मिल करके हम लोग असफल करें। ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र बनाते हैं। और सुबोध जी से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे हम, यही है सुबोध जी कि और टीम है, 5 टीमें हैं, 6 टीम बना है, 6 टीम सभी को ब्रीफ करें कि जहाँ जहाँ हम लोग जाएं वक्त संशोधन बिल के बारे में लोगों को बताएं और इसका पुरजोर विरोध झारखंड की जनता से कराना। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप यहाँ आए हैं, अनवर जी, मंजूर साहब, सईद साहब के बुलाए पर बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का हम आभार प्रकट करते हैं। साथ साथ अब हम जिनको आपके सामने बुलाने के लिए जा रहे हैं, जब जब इस देश के अंदर माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठती है तो हमारे नौजवान भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल के, सहारनपुर की सरजमी से निकल करके पार्लियामेंट तक, यानी कि सड़क से लेकर के सदन तक हमारी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे अगर मिलते हैं तो हमारे भाई माननीय सांसद इमरान मसूद साहब हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इमरान मसूद साहब एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे नौजवान साथी, मैंने बड़े ही नजदीक से इनको देखा है कि किस तरीके से माननीय हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ उत्तर प्रदेश में लगातार पार्टी के लिए और हमारे हक और मसाइल के लिए जिस तरीके से वो लड़ते हैं, आपका झारखंड की सरजमी पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद विनोद भाई। आज के इस प्रोग्राम में हमारे बड़े भाई नेता डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, मेंबर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, मौलाना मोहिबुल्ला साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामपुर, मेंबर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, रामेश्वर ओरान जी, हमारे मिनिस्टर, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट कमलेश महतो जी, हमारे भाई छोटे और मिनिस्टर आपके यहाँ इरफान अंसारी साहब, जावेद इकबाल अंसारी साहब, हमारे साथी भाई प्रणव झा जी, हमारे XMP बुजुर्ग फुरकान अंसारी साहब, और हमारे अभी तमाम चीज़ों को वक्त के बारे में बहुत बारीकी के साथ समझाने वाले हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब, मंजूर अंसारी साहब, अनवर अहमद अंसारी साहब और छोटे भाई मिन्नत रहमानी साहब। साथियों, आज का ये दौर बहुत अजीब दौर चल रहा है। मैं एक शेर के साथ बात शुरूंगा। बढ़ गया था प्यास का एहसास दरिया देखकर, मैं पलट आया मगर पानी को प्यासा देखकर, भीख भी मांगते हैं अपने मोहल्लों में फकीर, कि भीख भी मोहताज होती है खतरा देखकर। आज मुल्क के अंदर अजीब हालात हो गए हैं। आज ये जो लड़ाई है, लड़ाई सिर्फ मुसलमानों तुम्हारे लिए नहीं है। आज ये लड़ाई इस दस्तूर को, इस आइन को बचाने के लिए है, जिस दस्तूर और आइन के ऊपर मुल्क के अंदर खतरे के बादल सबसे ज्यादा मंडराने का काम कर रहे हैं।
ये पहले दस्तूर को बदलने की बातें कर रहे थे। देश के अंदर रहने वाले गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को और मुसलमानों से पहले टारगेट करने का काम किया। आज ये लड़ाई मुल्क के अंदर दस्तूर को बचाने की है। ये वक्त कानून लाया गया, वक्त कानून के अंदर आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 जो हमारे अधिकार संविधान ने हमें दिए थे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान इन लोगों के लिए एक किताब हो सकती है, लेकिन हमारे लिए एक ग्रंथ है, हमारे लिए एक जीने का तरीका है जो मुल्क के अंदर में आजादी की सांस लेने का एहसास कराने का काम करता था। लेकिन ये लोग बदलना चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि मुल्क के अंदर उसी दौर के अंदर चला जाए जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ के लोग रहते थे। मैं कहना चाहता हूं ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई इस वक्त देश के दस्तूर को बचाने की है। देश के अंदर रहने वाले आदिवासी, देश के अंदर रहने वाले पिछड़े लोग, देश के अंदर रहने वाले दलित लोग, देश के अंदर रहने वाले गरीब लोग, अभी मुसलमान से नंबर आया है, अगला नंबर तुम्हारा है। अगर आज नहीं जागने का काम करोगे तो कल इतनी देर हो जाएगी कि आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। ये वक्त बिल लेकर के आए, वक्त बिल के ऊपर जेपीसी के अंदर अल्लाह ने हमें मौका दिया, नासिर भाई बैठे ने हमें शामिल करा दिया। अंदर लड़ाई हो रही है, मजबूती के साथ लड़ाई हो रही है। आपके सिपाही मजबूती के साथ अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा कि आपके बीच में कौन कौन लोग हैं आकर के आपको बांटने की बातें करते हैं। तरह तरह की चर्चाएं शुरू कर दी। वह किसी को क्या दे रहा भाई, एक चर्चा हुई के साथ वह हमने किसी का भला क्या किया भाई। अरे अल्लाह के बंदो, पहले वक्त समझ तो लो, तुम्हें यही नहीं पता वक्त है क्या, पहले समझ तो लो वक्त क्या है। वक्त कानून हिंदुस्तान के अंदर आया 1913 के अंदर और 90% हमारी वक्त प्रॉपर्टी उससे पहले की है। वक्त किसी कानून से बंधा हुआ नहीं है, ये हमारे फरीजे के अंदर शामिल है। हम लोग कहते हो कि वक्त क्या है और वक्त में भला क्या किया। जब नमाज जहां पढ़ रहे हो वो भी तो वक्त है, जहां दफन हो रहे हो वो भी तो वक्त है, जहां इसकी नमाज पढ़ रहे हो वो भी तो वक्त है। ये कानून से बंधा हुआ फरीजा नहीं, ये हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ से दिया हुआ एक तरीका और एक सलीका है। आज सवाल किया जाता है कि साहब वक्त जहां पे बड़ा प्रचार हो रहा है, मौलाना रहमानी साहब ने भी बताया, एक साहब ने बोला कि साहब ये तो वक्फ बोर्ड कहीं भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है, तो मैंने कल को मैं पार्लियामेंट में नमाज पढ़ूंगा, तुम पार्लियामेंट को मस्जिद डिक्लेयर करा दोगे क्या? क्या तमाशा बना रखा है देश के अंदर, क्या अजब तमाशा है देश के अंदर। एक साहब आए हमारे पास, इतनी बड़ी पगड़ी बांध रखी है कि साहब हम भी स्टेक होल्डर है। मैंने अच्छा अच्छा आप कौन है? कि हम मलंग है, मलंग। मैंने कहा भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहने लगे साहब हमारी पद्धति और है आपसे। मैंने पद्धति और है आपसे मतलब हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, तो क्या हम बाहर के मुसलमान हैं? भाई हम भी तो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, क्या हमारे तरीके हिंदुस्तानी। अरे आपके तरीके हिंदुस्तानी क्या मतलब, आप बात खुलकर बताइए साहब। कह लगे साहब हम अग्नि को साक्षी मान करके उपासना करने का काम करते हैं। तौबा तौबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं तो मुसलमान उसको समझता हूं, अल्लाह की जात में किसी को शिरकत करने वाला कैसे मुसलमान हो गया? तुम अल्लाह की जात में शिरकत करते और उसके बाद कहते हो कि मुसलमान नहीं। आप स्टेक होल्डर नहीं हो सकते। इसी तरह से आप लोगों को बीच में अपने छोटे छोटे मफाद के लिए वो बीच में आकर के कहते हैं हमारा, अरे समझदार सुधर जाओ, समझ जाओ, तुम्हारा निशान नहीं मिलेगा। ये लड़ाई सिर्फ वक्फ बोर्ड की नहीं है, मुसलमानों तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई इस मुल्क के अंदर इस्लाम के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत है। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो कब समझोगे? वक्फ नहीं होगा, वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, मौलाना ने समझाया। वक्फ बाय यूजर नहीं होगा तो ना ईदगाह होगी, ना खानकाह होगी, ना मस्जिद होगी, ना कब्रिस्तान होगा। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे नमाज की, तो नमाज पढ़ने के लिए तुम्हें मस्जिद नहीं मिलेगी। कब बेदारी आएगी आप लोगों के अंदर? कब उठने का काम करोगे? अपने बीच में फिरके बना करके बैठ गए, इन फिरकों से बाहर निकलने
तैयारी है। कितने लोगों को यह फिरका में बांटने की बात कर रहे हैं, कितने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया। वक्फ बोर्ड के अंदर 20 वक्फ काउंसिल, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 20 मेंबर होने चाहिए। 2 मेंबर हैं जो वक्फ बिल लेकर आए, 2, एक मिस्टर किरण रिजिजू और दूसरे उनके सेक्रेटरी, दोनों मुसलमान नहीं। आप कैसे बिल बना कर लेके आए? अब क्या जानते हो वक्फ के बारे में? कहते हैं कि साहब वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो वक्फ नहीं माना जाएगा। अरे हिंदुस्तान के अंदर 1906 में रजिस्ट्री शुरू हुई और प्रॉपर्टी हमारी 1906 से कई सौ साल पुरानी है। ये वक्फ बाय यूजर जो गजट नोटिफिकेशन के अंदर आया, कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद, खानका, और ये खत्म तो इसका मालिकाना हक कहां जाएगा? इनका मालिकाना हक केंद्र की सरकार का होगा, स्टेट की गवर्नमेंट विभाग, कलेक्टर तय करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्त की है कि नहीं। और जब कलेक्टर ही काबिज बैठा है तो तय क्या करेगा? महसूस ये होता है दौरे तबाही, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तफसील नहीं मिलती। कातिल ही मुआफिज है, कातिल ही सिपाही। अजीब तमाशा देश के अंदर है। कलेक्टर तय करेगा और कलेक्टर ही काबिज है। और कलेक्टर कब तक तय करेगा इसकी कोई तारीख तय नहीं है। कलेक्टर कब तय करेगा इसकी कोई तारीख तय नहीं। किसी भी प्रॉपर्टी पर विवाद होगा तो कलेक्टर मालिक हो जाएगा। आपके विवाद करने में कितना टाइम लगता है? इस प्रॉपर्टी को विवादित करने में एक दरखास्त दीजिए, विवाद हो गया, और विवाद हो गया तो कलेक्टर साहब मालिक हो गए। और जब तक विवाद तय नहीं होगा उसका मालिकाना हक कलेक्टर साहब के पास रहे। कलेक्टर साहब का मतलब इनकी सरकार, कलेक्टर साहब का मतलब ये नफरत की बात करना चाहते हैं, ये मुल्क का अमन खत्म करना चाहते हैं। साथियों, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हमें नमाज पढ़नी हो तो क्या हमको इजाजत की जरूरत पड़ेगी? हमें इजाजत की जरूरत पड़ेगी हमारे दिल में गवाही की हम नमाज पढ़े? हमारी तमाम तर प्रॉपर्टीज को एएसआई ने पकड़ा हुआ है। एएसआई बैठी हुई है, साहब इनका मालिकाना है, इनके बाप की प्रॉपर्टी है। हमारे आबा उस्ताद ने बनाई थी मस्जिद, लेकिन ये पूर्वक कि हम लोग संरक्षण करने का काम करेंगे। मैंने भाई संरक्षण करने का काम करेंगे तो संरक्षण कीजिए। आप कौन है ये तय करने वाले कि मैं मस्जिद में जोहर की नमाज पढ़ सकता हूं, मैं मस्जिद में असर की नमाज पढ़ सकता हूं, मैं मस्जिद में सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ सकता हूं? आपका काम संरक्षण का था, संरक्षण करिए। लेकिन तमाम प्रॉपर्टी जो कीमती प्रॉपर्टी है वो सब एएसआई के कब्जे में है। एएसआई को इसलिए दी गई कि आप मैनेजर हैं, आप मैनेज करोगे। एएसआई भी मालिकाना हक मांगती है। एएसआई भी हमसे कह रही है कि हमें मालिकाना हक दीजिए। हमने कहा ये प्रॉपर्टी कब बनी थी? कई सौ साल पहले साहब। और आपका जन्म कब हुआ था? कि हमारे डिपार्टमेंट का जन्म हुआ था 1871 के अंदर, और हम 1904 से प्रॉपर्टी का संरक्षण कर रहे हैं। तो जब आपका जन्म नहीं हुआ था, प्रॉपर्टी उससे पहले दी, तो आपके बाप की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहे हैं हमारे जो बुनियादी चीज है हमारी उसको तोड़ना चाहते हैं। 2006 में कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट छाया की थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अगर इन प्रॉपर्टी का सही से इस्तेमाल हो जाए तो 12,500 करोड़ रुपया सालाना की आमदनी हो जाए। आज के दौर में वो आमदनी 50,000 करोड़ रुपया। अगर 50,000 करोड़ रुपया आमदनी हमारी बनाने का तुम रास्ता बनाते तो हम सबसे पहले साथ चलने का काम करते। लेकिन आपने वो रास्ता नहीं बनाया। आपने रास्ता बनाया, सच्चर कमेटी ने कहा 80% प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ है। आपने कब्जा हटाने की बात नहीं की, आपने कब्जाधारी को मालिक बताने की बात कर दी, लिमिटेशन एक्ट हटाकर। उसके बाद से आपने मालिक बनाने का रास्ता साफ कर दिया। जो वक्त की प्रॉपर्टी कब्जाएगा उसको कोई सजा नहीं होगी।
उसकी सुनवाई भी कोई भी मजिस्ट्रेट जूनियर मजिस्ट्रेट कर लेगा, न उसको जमानत की जरूरत होगी। तो आप तो हमारी प्रॉपर्टी को कब्जाने की बात कर रहे हैं। आपने लिमिटेशन एक्ट हटा करके जो एडवर्स पोजेशन का कानून है, उस कानून ने रास्ता खोल दिया कि उनके पास मालिकाना हक चला जाए। हमारे पास बचेगा कुछ नहीं, हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। और आप आज भी बात करते हो कि हमें पट करके देखते हो, आज भी आप अपना उस मजबूत रस्सी को थामने का काम नहीं कर रहे हो जिस मजबूत रस्सी का नाम ईमान है। और ईमान की रस्सी को अगर मजबूत से नहीं थामोगे तो यकीन जान लीजिए तबाही के रास्ते को पकड़ोगे, तबाह और बर्बाद होने का काम कर दो। आज हमें बांटने की सारी ये चीजें की जा रही है और झारखंड के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, आपको मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा हमारे साथ, आपको मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा राहुल गांधी के साथ, जो आपकी लड़ाई को पार्लियामेंट के अंदर सबसे मजबूती से लड़ने का काम करते हैं। आपको खड़ा होना पड़ेगा झारखंड में इंडिया गठबंधन के साथ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इधर उधर मत देखिएगा, कोई रास्ता निजात का नहीं है। मुल्क के अंदर हालात अच्छे नहीं, और इन हालात के अंदर आपके सर पे चुनाव, ये बात इसलिए कह रहा हूं, हम लड़ाई पूरे देश में लड़ने का काम कर रहे हैं। नासिर भाई बैठे हुए पटना, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, हमारी तमाम जगहों पर, भोपाल, जयपुर, हम तमाम जगहों पर जाकर के बेंगलोर मीटिंग कर रहे हैं और इसी तरह से लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप किसी भी सूरत में कोई कितना भी आपको समझाने की कोशिश कर ले, इनके बहकावे में अपने आप को बर्बाद, क्योंकि जमहूरियत को खत्म करने की लड़ाई आज ये मुसलमान से शुरू हुई है, कल ये आदिवासी पे जाएगी। आदिवासी मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं होता है इनको, आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाता है, बेइज्जत किया जाता है। मौजूदा मुख्यमंत्री जेल में जाएगा, वो बेइज्जत किया जा रहा था, और वो बेइज्जती सिर्फ हेमंत सोरेन की नहीं थी, वो बेइज्जती इस मुल्क के दस्तूर की थी, इस मुल्क के आइन की थी। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आज ये वक्त नहीं है कि हम लोग इधर उधर की बात करें। आज जरूरत इस बात की है मुत्तहिद और इत्तेफाक राय के साथ हम लोग फैसला लेने का काम करें। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं तमाम साथियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं, जितना दम है उतना दम दे करके लड़ने का काम करेंगे, लेकिन हाथ उठा करके एक वादा हमसे भी कर लीजिएगा कि तमाम साथी एकजुटता के साथ इस बिल का विरोध करेंगे और इंडिया गठबंधन के हम लोग साथ चलने का काम करेंगे। आज लड़ाई संविधान को बचाने की इस लड़ाई में हमें सहयोग करने का काम करेंगे। मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब इमरान मसूद साहब। आप वक्फ संशोधन अधिनियम पर बने हुए संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी हैं। आपने बेहद बारीकी के साथ तमाम चीज़ों को